हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। माय नेम इज़ प्रवीण गुप्ता। आज हम चैप्टर थर्ड रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड सारे एक ही शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और उनमें बेस्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो सिंगल आंसर चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक मोटर कार है जो नॉर्थ डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। फिर वो लेफ्ट की साइड 90 डिग्री का टर्न लेती है, लेकिन स्पीड में चेंज नहीं होता है। इसका मतलब 50 किलोमीटर पर आवर से ही। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार हमें बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन पे गौर कीजिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर ध्यान देना है। इट में बी जीरो। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इलस्ट्रेट करते हैं सिचुएशन को कि मोटर कार पहले जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। कुछ ऐसा मूवमेंट है उसका, नॉर्थ डायरेक्शन में मोटर कार का मूवमेंट, राइट। उसके बाद में 90 डिग्री लेफ्ट टर्न मूवमेंट, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न मूवमेंट यानी वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। फाइन, चलिए अब वेक्टर में इसको डील करेंगे अपन। तो सबसे पहले वेक्टर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस फिनोमेनन को। ये वेस्ट डायरेक्शन बता दिया हमने एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस में नॉर्थ डायरेक्शन बता दिया है। ठीक बात है, ओके। सबसे पहले हमारी कार जा रही थी नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ पर? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन को हम कहेंगे जे कैप से, ठीक है। और वेस्ट और ये वाली डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी, जिसको हम आई कैप कह देंगे, और अपोजिट डायरेक्शन माइनस आई कैप, और ये साउथ वाला हमारा माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक बात है ना? ओके। तो सबसे पहले मोटर कार जा रही है नॉर्थ में, तो इनिशियली वेलोसिटी हमारी जो है कार की नॉर्थ की तरफ है 50, नॉर्थ बोले तो जे कैप, ठीक है। फाइनली वो वेस्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 50 माइनस आई कैप। क्लियर है इतनी बात? ओके, फाइन। अब चेंज इन वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? डेल्टा वी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज इन वेलोसिटी होगा। फाइनल है 50 माइनस आई कैप, इनिशियल था 50 जे कैप। तो आप देख सकते हैं दोनों माइनस डायरेक्शन में होगा, यानी अपन इसको ट्रीट करना चाहें तो माइनस आई, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 50 माइनस जे कैप, ठीक है। ये डायरेक्शन हटा देते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो। चलिए ऊपर लिख देते हैं इसको माइनस आई कैप। ये माइनस आई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, फाइन। तो अगर हम इनका वेक्टर डायग्राम देखना चाहें तो ये रेड लाइन से हमने जो दिखाई है, गौर से देखिए। ये साउथ की तरफ जो बताया है, ये बता रहा है 50 माइनस जे कैप, और ये 50 माइनस आई कैप, यानी इनका रिजल्टेंट डायरेक्शन जो कि हमारी साउथवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये सर नो? अब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं। अभी हमने जो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड की थी वो हमारे पास आई थी डेल्टा वी इक्वल टू -50 आई कैप एंड -50 जे कैप। इज इट? ये आया था हमारे पास में। तो इसका मैग्नीट्यूड यदि हम फाइंड करते हैं तो आई कैन डू लाइक दिस, -50 का स्क्वायर प्लस -50 का स्क्वायर
तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 50√2, राइट। √2 1.4 यदि हम ले लें अप्रॉक्स, तो ये आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये कंपोनेंट भी हमारा 50 है और ये भी हमारा 50 है। ठीक बात है। तो अगर मैं tan थीटा फाइंड करना चाहूँ, जैसा मैंने 45 दिखाया, वो कैसे आया है कि tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस, दिस इज 1, तो थीटा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो बिल्कुल वेस्ट और साउथ के बाइसेक्टर से निकलेगा। दैट्स वाई इसकी डायरेक्शन क्या कहलाएगी साउथ वेस्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। क्लियर हो गया, तो आंसर हो गया बी। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक ग्राफ से रिलेटेड है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि एक फिगर है जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। फिर चार ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। ये ऑप्शन कह रहा है पार्टिकल कंटिन्यूअसली गोइंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल इज एट रेस्ट, द वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू द टाइम t नॉट then becomes constant, और D है पार्टिकल मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू द टाइम t नॉट तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा और फिर वो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। और ये D ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखेंगे, समझ भी लेते हैं इसको कैसे है। ठीक है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होती है, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का जो स्लोप है ये थीटा है, हमको ये स्लोप्स जो हैं ये हमको बताता है वेलोसिटी, यानी इसको हम कहते हैं v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। फाइन। अब इस ग्राफ को गौर से देखो, इस ग्राफ को गौर से देखो, पहले टी नॉट तक देख लो, क्या ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है भाई। जब मैं थीटा की बात करूं तो ये tan थीटा है, जो भी कुछ है, एंड दैट थीटा इज कांस्टेंट। ये थीटा क्या है मेरे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू है, विच एवर आई डोंट नो, लेकिन है तो कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है तो v हमारा हो गया कांस्टेंट। क्लियर है वाली बात। तो पार्टिकल मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू द टाइम t नॉट। देखिए प्लस x डायरेक्शन में ही है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, t नॉट तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी है यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद में इस लाइन का स्लोप देखें तो ये स्लोप क्या जीरो नहीं है, यहाँ पर थीटा कितना है 0 डिग्री। और हमने क्या देखा कि ये स्लोप क्या बताता है हमको, नेक्स्ट आफ्टर टी नॉट, आफ्टर टी नॉट v क्या है हमारा tan 0, tan 0 मतलब 0, और किसी की वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब वो रुक गया है, स्टेशनरी हो गया है। क्लियर है वाली बात। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी u है टुवर्ड्स ईस्ट t इक्वल टू 0 पर, यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स वेस्ट और कांस्टेंट है, यानी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर कह रहे हैं एक्स और एक्स बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट 10 सेकंड और नेक्स्ट 10 सेकंड में। तो ये चार ऑप्शंस में से एक कोई करेक्ट चॉइस है, वो आपको बतानी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट 10 सेकंड को डील कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगा देंगे अपन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट में हम एक्स ए कह रहे हैं इसको, एक्स ए, एस की जगह एस भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन ने कहा तो वैसे चलते हैं तो एक्स बोल देते हैं अपन भी। इट इज एक्स ए, ओके यू। अब देखिए इस डायरेक्शन को प्लस आई कैप मान लें अपन,
ये प्लस एक्स एक्सिस और ये माइनस एक्स एक्सिस, ये आपका ईस्ट और ये डायरेक्शन वेस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन को हम प्लस आई कैप बोलेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन को माइनस आई कैप कहना होगा। ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। यानी ये रिटार्डेशन वाली सिचुएशन हो गई फिलहाल। तो चलिए देखते हैं इसको। यू, तो यू हमारा सबसे पहले किस डायरेक्शन में है भाई, ईस्ट की तरफ है, तो ये तो आई कैप हो गया है ना, वेक्टर ट्रीटमेंट ले रहे अपन। ओके, मल्टीप्लाई बाय टाइम स्केलर होता है 10 प्लस हाफ ए की बारी है। एक्सेलरेशन बोला है यहाँ पर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट का मतलब माइनस आई कैप, तो ये माइनस आई कैप कहना होगा हमें, माइनस आई कैप। ठीक है, टाइम है 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, ओके, जो सॉल्व होता है कर लें इसको, ये 50 हो गया हमारा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट का, एक्स ए इक्वल टू 10 यू आई कैप माइनस 50 और माइनस आई कैप में था एक्सेलरेशन ए और है यहाँ पर, तो इसको हम ए और बोलते हैं यहाँ पर, ये ए और है माइनस में। ठीक है ना, ए माइनस ए आई या ए आई कैप माइनस में, फाइन। तो ये हो गया 10 यू आई कैप माइनस 50 ए आई कैप। ठीक है, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें यदि हम, तो क्या होगा, दोनों आई कैप में ही है, 10 यू माइनस 50 ए, आई कॉमन ले लिया मैंने और फिर मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा इसका। क्लियर है यहाँ तक? अब डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 10 सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर फर्स्ट 10 सेकंड में जो था उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट 20 सेकंड के लिए दोबारा से हम ये इक्वेशन लगा रहे हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको हम s ही बोल देते हैं, कोई इशू नहीं है ना। फर्स्ट 20 सेकंड के लिए u इनिशियली वेलोसिटी हमारी ईस्ट की तरफ थी, दिस वे यानी आई कैप, तो ये हो गया यू आई कैप। ठीक है, यू आई कैप मल्टीप्लाई बाय 20, हम फर्स्ट 20 सेकंड की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन था हमारा वेस्ट की तरफ यानी अपोजिट, माइनस आई कैप, तो ये बोलेंगे ए माइनस आई कैप इनटू टाइम, टोटल टाइम कितना है 20 का स्क्वायर। फाइन, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 इससे कट होगा क्योंकि ये 400 है तो 200 हो जाएगा आपका। ठीक बात है। तो ये हमारे पास में क्या बनेगा इक्वेशन, s इक्वल टू 20 यू आई कैप, ये माइनस है आपके पास में, माइनस का 200 ए आई कैप, ये आएगा। क्लियर ये वाली बात? ये आया है पूरा 20 सेकंड में, लेकिन हमको चाहिए था केवल नेक्स्ट 10 सेकंड में, नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए। तो हम क्या कर दें, अब सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट सेकंड इंटरवल के लिए, उसको हम एक्स बी बोलेंगे। यानी एक्स बी फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एस में से एक्स ए को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये है 20 यू आई कैप माइनस 200 ए आई कैप, इसमें से माइनस करेंगे हम
पहला क्या था हमारे पास में, 10u I कैप माइनस 50 a I कैप, ये था, ठीक है ना। ओके, तो ये कितना आने वाला है भाई, 10u I कैप, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 150 a I कैप, ठीक है। ये हमारे पास x भी आ गया। अब क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड लेंगे, i को कॉमन ले लीजिए, फिर i का खुद का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड ही आएगा, राइट। अब देखिए मेरे को कंपेयर करना है एक्स ए और एक्स बी को, तो आपको u और a की कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दे रखी है। जब u और a की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कह नहीं सकते हैं कि एक्स ए और एक्स बी में क्या रिलेशन होगा एग्जैक्टली, फाइन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, द डी इज द करेक्ट चॉइस। यदि हम ये समझना चाहें कि ऐसा क्या है कि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, वो इसलिए कि हमारे ए बी सी तीनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल होंगी यदि ए की और यू में रिलेशंस डिफरेंट होंगे। जैसे हम फर्स्ट केस लेके चलें, यदि हमारा एसोलेशन स्मॉल हो, स्मॉल सच एज जैसे ए यू बाई 20, अब आप खुद रख कर देखो ये वैल्यू कि हमारा जो एक्स ए आ रहा था वो क्या आ रहा था, 10u माइनस 50 a। अब जैसे ही a को u बाई 20 रखोगे तो ये बन जाएगा 7.5u। इसी तरीके से xb में रखो, वो क्या था आपका 10u माइनस 150 a। तो जैसे आप a की वैल्यू रखेंगे इट कम्स आउट टू बी 2.5u। बात समझ में आ रही है। तो एक्स ए ऐसे केस में एक्स बी से बड़ा हो जाएगा, यानी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ए। और एग्जांपल लेते हैं, ये भी पॉसिबल है एक्स ए और एक्स बी दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड थोड़ा सा लार्ज कर दें वैल्यू एक्सेलरेशन का, जैसे कि u बाई 10। u बाई 10 हम रख देते हैं, आप खुद रख के देखें तो दोनों की वैल्यू हमारी 5u के बराबर हो जाएगी। इवन एक्स ए लेसर देन एक्स बी भी पॉसिबल है यदि आप एक्सेलरेशन की वैल्यू थोड़ी सी लार्ज ले लें। जैसे चलिए बराबर कर दें मैग्नीट्यूड दोनों का, ए और यू का। उस केस में जैसे ही ए यू के बराबर होगा तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, इसका मतलब पार्टिकल क्विकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ऐसे केस में एक्स बी फिर लार्ज हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और मोशन नेक्स्ट 10 सेकेंड के अंदर मूवमेंट करेगा। बात समझ में आ रही है। इट इज द रीजन कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द डी। द इंफॉर्मेशन इज insufficient to decide the relation of x and xb. Clear everybody now? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि एक पर्सन स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से कुछ टाइम के लिए मूव करता है, फिर नेक्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 से इक्वल टाइम इंटरवल के लिए मूवमेंट करता है, तो एवरेज वेलोसिटी v क्या होगी। ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि इक्वल टाइम इंटरवल्स हमने दिखाए हैं टी के दौरान, फर्स्ट में v1 और सेकंड में v2 से ट्रेवल कर रहा है। अब बात हो रही है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट और द टोटल टाइम टेकन। ओके फाइन, तो चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें।
पहले ए से बी तक की बात कर लें। v1 स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही है, v1 इंटू टी। बी से सी की बात करें, v2t। टोटल टाइम टेकन t प्लस टी। ठीक बात है। ऊपर से हम t को कॉमन ले सकते हैं और डिनोमिनेटर में आएगा ट्वाइस ऑफ टी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आने वाला है v1 प्लस v2 बाई 2। ये एवरेज वेलोसिटी आपकी कहलाएगी, जो कि अर्थमेटिक मीन होता है। बेसिकली मैथमेटिकली बात करें तो इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटीज, अगर इक्वल टाइम इंटरवल डिफरेंट वेलोसिटीज से ट्रेवल किए जाते हैं। क्लियर है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ए। क्लियर है सभी को। फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। एक पर्सन ट्रेवल करता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से डिस्टेंस x ट्रेवल करता है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 से नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस यानी x ही ट्रेवल करता है। द एवरेज वेलोसिटी v को किस रिलेशन से दिया जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन ए बी और सी हमने बता दिया, जो एक्स एक्स मूवमेंट हो रहा है। फर्स्ट एक्स v1 से और सेकंड एक्स v2 से मूवमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से चलें कि एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नेट या टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पर देखना चाहें, यदि हम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही मूव कर रहे हैं x और ये भी x, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया। फिर टोटल टाइम, मान लीजिए a से b तक t1 लग रहा है और b से c तक t2 लग रहा है, तो t1 t2 की वैल्यू रख दें अपन। ऊपर तो ट्वाइस ऑफ x हो गया हमारा, t1 होगा x बाई v1 और t2 क्या हो जाएगा, x बाई v2। ठीक है। x को कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर के अंदर, तो इट कम्स आउट टू बी 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है। अब आप x को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। आगे सॉल्व करें यदि इससे अपन एलसीएम ले लीजिए, नीचे v1 v2 आएगा, ये आ गया v2 एंड दिस इज v1, है ना। और अगर अपन इस, तो ये आ जाएगा ट्वाइस, एक बार बता दें, v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये आंसर होना चाहिए। तो अभी देख रहे हैं ये ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं है। देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे इट इज ऑल्सो करेक्ट। इस रिलेशन को देखो, ये हमारा एवरेज बोला गया है, बस यहीं पर रहे हैं अपन, इसी जगह पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर ले यहाँ से अपन, तो ये नीचे वाली जो टर्म आपको नजर आ रही है, दिस वन, ये इसको लेफ्ट में लेके चले जाइए, 1/v1 प्लस 1/v2, और लेफ्ट में जो v है 2 के नीचे ले आइए, तो फिर आपको ऑप्शन ए नजर आने लगेगा, सी वाला। इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन। v क्या कहलाता है, हार्मोनिक मीन ऑफ द वेलोसिटी। तो आप याद रख सकते हैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग बात हो रही है, डिफरेंट वेलोसिटीज जो कि खुद भी कांस्टेंट होनी चाहिए, उनसे मूव हो रहा है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वेलोसिटीज के हार्मोनिक मीन के इक्वल होगा। तो इसको या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरीके से। क्लियर है क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द एलिवेटर गोइंग अप। लिफ्ट है एक, ऊपर की तरफ जा रही है, विथ एन एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज, वहां से एक स्टोन रिलीज किया जाता है, रिलीज के बाद में, आफ्टर द रिलीज। तो क्वेश्चन की वर्डिंग्स हमेशा इंपॉर्टेंस रखती है।
तो चलो प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करते हैं। एक एलिवेटर ऊपर जा रही है, यहाँ से जैसे बॉल को छोड़ दिया आपने, है ना, तो होगा क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है, यस और नो? फाइन। तो यदि सरफेस पर एक ऑब्जर्वर देख रहा है, ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर इसे वॉच कर रहा है फिनोमेनन का, तो आप देख सकते हैं कि जैसे स्टोन को रिलीज किया तो एलिवेटर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, राइट, कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है, कांटेक्ट फोर्स नहीं है, केवल क्या है, ग्रेविटी। जो ग्रेविटी जो इस पर काम कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वजह से ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा स्टोन, जैसे हमने बॉल दिखाई यहाँ पर। तो अनडाउटली ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में देखें, ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वेशन मान लेगा, तो स्टोन फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह से बिहेव करेगा, यानी प्योरली एक्सेलरेशन स्मॉल जी से मूव करने वाला है, यस और नो? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? सीधी बात है, कांटेक्ट नहीं है उसके साथ में, है ना। और फिर अब किसका रोल रह गया, ग्रेविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, एक पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ ए टॉप ऑफ द बिल्डिंग, दो बॉल्स ए और बी को थ्रो करता है, ए को थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ, और बी को वर्टिकली डाउनवर्ड ए की स्पीड से। बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड वी ए और बी वाली हिट करती है वी बी से। तो इनमें करेक्ट रिलेशन हमसे पूछा गया है। मान लीजिए ये वो बिल्डिंग है जिसकी बात हो रही है, इसकी टॉप एज पर एक पर्सन बॉल को इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है, और एक दूसरी है जिसको कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है सेम स्पीड से। फाइन। ए ने रिसीव किया वी ए ग्राउंड पर और बी ने रिसीव किया है वी बी। ओके, अब इनमें एक रिलेशन हम बात करेंगे। बॉल ए की बात कर लेते हैं पहले। तो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड को अप्लाई करें, यदि हम ए के रेस्पेक्ट में बात करें, कितना है, इसको थ्रो किया, ये डायरेक्शन ऊपर वाली मैं प्लस ले लूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरी माइनस हो गई ग्रेविटी के लिए, है ना। तो यहां देख सकते हैं, इसको वी कह रहे हैं हम, यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी, और दिस इज, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे को माइनस एच कहना होगा इसको, दिस इज माइनस एच। ओके, अगर एग्जैक्टली मैं अगर वी ए से रिप्रेजेंट करूं, वेलोसिटी लूं, तो इसको भी मुझे माइनस कहना होगा ऐसे, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास ये आ जाएगा माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। तो ये हो गया ए बॉल की बात, कि ए की वेलोसिटी हम इस रिलेशन से देंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड बी बॉल की बात कर लेते हैं। ओके, बी बॉल के लिए दोबारा से ये रिलेशन लगा दें। अब एक ही डायरेक्शन है, तो जैसे मैं बी के लिए बात करता हूं, तो चलो दूसरी इंक से बात करूं। साइन कन्वेंशन आपके ऊपर होता है, कैसा लेते हैं। मेरे पास एक ही डायरेक्शन है, तो मैं इसी को पॉजिटिव ले लेता हूं। आप पहले वाले भी साइन कन्वेंशन से कर सकते हैं, नेगेटिव से भी, कोई इशू नहीं है ना। आप खुद करके देखिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा, है ना। तो ये यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस, आप उल्टा भी लेके देखिएगा, माइनस माइनस में फर्क नहीं आने वाला है, कैंसिल हो जाना है। ए यहाँ पर मेरा जी है प्लस में इस बार, और एच बी डाउनवर्ड, ये सारी एक ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने एक ही डायरेक्शन ले ली है, इसमें और कुछ नहीं है। तो इट इज़ अप टू यू कि आप किसी क्वेश्चन को इजी करना चाहते हैं, हार्ड करना चाहते हैं। तो दोबारा से आप देख सकते हैं, क्या मेरे पास वही रिलेशन आ रहा है। तो हम क्या कंक्लूड करने वाले हैं, द स्पीड ऑफ द बॉल ए इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बी एट द ग्राउंड लेवल। तो फिर हम आंसर क्या देंगे, आंसर इज द सी, की दोनों की स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी, वी ए इक्वल टू वी बी। क्लियर हो गया सभी को, है ना। फाइन, एग्री एवरीबॉडी।
क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आपके सामने है। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। आपसे कहा जा रहा है वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। एक एक स्टेटमेंट पर विचार करना, ऑलवेज वर्ड पर ध्यान देना, इट इज इंपॉर्टेंट। वर्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ये इन वर्डिंग्स पे ध्यान देना है। इज नेवर परपेंडिकुलर, है ना, इन पर इज परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऑफ वन इंस्टेंट ओनली, इज परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऑन फॉर द टू इंस्टेंट्स। तो ये वर्डिंग पर आपको ध्यान देना है। अब एग्जांपल ले लेते हैं अपन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इन जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन हम इसको ले लेते हैं 2D के अंदर। फाइन, ये एक्स एक्सिस मेरा, ये वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी वेक्टर यू, इसके कुछ कंपोनेंट्स जब हम दिखाते हैं, ये ऑब्लिक यानी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है मैंने, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है यू कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा। ओके, अब देखिए पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर वापस लौटता है, आपको पता है यहाँ से जाके वापस लौटता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है, कोई ग्रेविटी इसको वापस लेके आती है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी यहीं पर गिर जाता है, आगे भी बढ़ता है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा पाता है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइटवर्ड यहाँ पर डायग्राम में एक वेलोसिटी कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं केवल इस इंस्टेंट पर जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां पर आपकी जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। एग्री है हमसे? यहाँ पर ये 90 डिग्री पर है, लेकिन ओनली वन इंस्टेंट पर, ओनली वन इंस्टेंट पर। तो आंसर क्या दोगे आप? दिस सी इज द करेक्ट चॉइस, ओनली वन इंस्टेंट। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, two balls are fired simultaneously horizontally with a different speed, एक ही प्लेस से बुलेट्स हैं, सॉरी, टू बुलेट्स, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट? पहले कौन? अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। फास्टर वन, द स्लोअर वन, बॉडी विल रीच साइमल्टेनियसली डिपेंड ऑन द मासेस, ठीक है। ग्राउंड फर्स्ट, हिट द ग्राउंड फर्स्ट, मतलब टाइम से रिलेटेड बात हो रही है। तो चलिए प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करते हैं। फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली, तो एक लेवल लेते हैं अपन, मान लें इस टावर से करते हैं बात। ओके, इस टावर से इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बुलेट को फायर करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, यू वेलोसिटी से, और दो बोला है तो जनरलाइज केस लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मैंने ले लिया और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब फायर करेंगे तो मूवमेंट ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टली आपने एक वेलोसिटी दिया है लेकिन ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आती है। यस और नो? क्लियर है बात? और किसी हॉरिजॉन्टल रेंज पर जाकर लेवल पर ही स्ट्राइक करता है, राइट? एग्री? अब हम टाइम से रिलेटेड बात करें तो हम एग्जैक्टली ये जानना चाहते हैं कि ये कितने टाइम में आकर ग्राउंड से स्ट्राइक करती है। उसके लिए मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो मैं वाई एक्सिस के अलोंग ही अगर कंपोनेंट्स ले लूं, इक्वेशन मैंने लिया सेकंड का, वाई कंपोनेंट y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट। h है ना, जीरो ऑरिजिन है ना, टी इक्वल टू जीरो पर जीरो है ये, यू वाई डायरेक्शन में, भाई ये y को h को लिया मैंने, t टाइम के बाद में ये कुछ y चल गया है ना, और y कितना है वो h। यू y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है। अब मैंने इस डायरेक्शन, आपके ऊपर होता है इसको, अगर मैंने प्लस एक्स एक्सिस ले लिया, प्लस वाई एक्सिस सॉरी, और इसको प्लस एक्स एक्सिस ले लिया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ऑलवेज आप यही लें कि ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये प्लस वाई है, आप अपने कन्वीनियंस से ले लीजिए,
है ना। अभी फिलहाल हमने क्या किया, इसको माइनस ले लिया। अब मेरे को ये जरूरत ही नहीं है, तो क्यों मैं टिपिकल करूँ क्वेश्चन को, मुझे ये वाला डायरेक्शन है, केवल दो ये चाहिए मेरे को, तो मैंने ए प्लस वाई ले लिया। ठीक है, हाँ, ए वाई जी टी स्क्वायर, तो मेरे पास ये आ गया। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2h/g। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2h/g। तो टी को टाइम ऑफ फ्लाइट कह दूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g आया। अब आप यहाँ एक चीज़ गौर कर सकते हैं, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी स्पीड से आपने फायर किया, इस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल स्पीड से। इनिशियल स्पीड से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब हो गया कि आप चाहें 200 मीटर पर सेकंड से फायर करें या 1000 मीटर पर सेकंड से फायर करें, सबकी सब ग्राउंड पर आने में इक्वल टाइम लेगी। ठीक है कि उनका हॉरिजॉन्टल रेंज अलग अलग हो जाएगा, कोई दूर जाके स्ट्राइक करेगी, लेकिन ये डाउनवर्ड आने में, नीचे की तरफ ऐसे आने में, वाई डायरेक्शन में आने में टाइम उतना ही लेना है, ग्राउंड से स्ट्राइक करने में उतना ही। तो साथ में ही हिट करेंगी, साथ में हिट करेंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द सी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है ये बात? एग्री एवरीबॉडी? चलिए 10th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री इज 50 मीटर। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया। इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एंड एंगल 45 डिग्री, तो इसका रेंज क्या होगा? ठीक है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा आपका। अब इस प्रोजेक्टाइल के अंदर ये एक्स और वाई एक्सिस दिखा देते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा एंगल से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ दो डिफरेंट एंगल्स दिखाए गए हैं, 15 एंड 45। ये यू कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट हो गया एक्स डायरेक्शन में, और ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी, जिसके बारे में बात चल रही है। और वो क्या होती है हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर है वाली बात? अब जी तो कांस्टेंट है, स्पीड सेम है आपकी, तो केवल रेंज आपकी प्रोपोर्शनल किससे हो गई, साइन 2 थीटा के। क्लियर है वाली बात? साइन 2 थीटा की हो गई है प्रोपोर्शनल। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। R2 बाई R1 ऐसा कह देते हैं। साइन 2 थीटा, दूसरा एंगल कितना है, 45 डिग्री। और पहले कितना था, 15 डिग्री। ऊपर कितना हो गया भाई, साइन 90, साइन 90 डिग्री। और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, 1। ये कितना होता है, 1/2 साइन 30। तो ये कितना हो गया, 2। तो क्या कह दें कि R2 इज ट्वाइस ऑफ R1। R1 कितना था हमारे पास, 50। तो R2 कितना होगा, 100 मीटर। तो जब आप फायर करेंगे 45 डिग्री से, तो ये होगा 100 मीटर। तो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी हमारी, 100 मीटर, डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? 11th क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी प्रोजेक्ट किया 15 डिग्री के एंगल से। प्रोजेक्टाइल ए को 15 से और बी को 45 डिग्री से। फिर कहते हैं आर ए आर बी हॉरिजॉन्टल रेंज है आपकी, तो रिलेशन क्या होगा? अब इसमें स्पीड का तो कुछ आइडिया ही नहीं है हमारे को। ये प्रोजेक्टाइल है मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में। गौर करो क्वेश्चन पे, ये कंपोनेंट बताने होंगे मेरे को, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। फिर ये हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज मेरी क्या हो जाती है, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो निकल के आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन अब मैं कंपेयर करूंगा कैसे, पहले में तो सेम स्पीड था, यू दे रखा था एक तरीके से, तो दे ही नहीं रखा इन्फॉर्मेशन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है ही नहीं मेरे पास में, ए और बी की अननोन है, बराबर है नहीं है, तो वी कांट कंपेयर। नहीं कर सकते हैं, तो फिर मेरे को आंसर क्या बोलना पड़ेगा, डी।
इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। ये डिसाइड करने के लिए आर ए और आर बी में क्या रिलेशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट at a speed 5 meter per minute. A man has south bank पर capable of swimming 10 meter per minute in the still water wants to swim across the river in shortest time में क्रॉस करना चाहता है। he should swim in a direction, किस डायरेक्शन में स्विम करेगा, नॉर्थ में या 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट और 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ या फिर 60 ईस्ट ऑफ नॉर्थ में। ठीक है, तो ये डायरेक्शन सबसे पहले तो इलस्ट्रेट कर लिया हमने कि ये वेस्ट है तो ये ईस्ट डायरेक्शन है हमारी। अब रिवर बोल रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ये रिवर हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड पर मिनट से, सॉरी, है ना। और ये डायरेक्शन हमने दिखा दी नॉर्थ और नीचे वाली साउथ। ठीक है, ओके। अब एक जना इसको टेरराइज में, है ना, रिवर के मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये मैंने ऐसे बना दिया इस तरीके से। ठीक है, किसी एंगल पर वही हमको फाइंड करना है बेसिकली। क्लियर है? और ये रिवर का मूवमेंट हमको बता दिया है पहले ही, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवर फ्लो कर रही है विद रेस्पेक्ट ग्राउंड 5 मीटर पर मिनट से। क्लियर? अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट टाइम में फ्लो करना है। तो मान लेते हैं लेट द स्विमर हैड एन एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल टू द बैंक, इस किनारे के नॉर्मल के साथ में, यानी यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का थीटा से बहना स्टार्ट करता है। इसको यदि क्रॉस करना है तो बस अगर इसकी जो विड्थ है डी यदि मैं मान लूँ तो वाई कंपोनेंट ही मेरे को लेना है बेसिकली, है कि नहीं। तो विड्थ अगर मैं डी मान लेता हूँ तो टाइम टू क्रॉस द रिवर मान लीजिए टी है, तो एंटायरली डिपेंड ऑन द वाई कंपोनेंट ओनली, डी ओवर वी वाई करना है मेरे को, यस और नो। और वी वाई क्या होगा, कॉस थीटा कंपोनेंट। क्लियर है? सहमत है? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है शॉर्टेस्ट टाइम, टी को मिनिमाइज करना है, इस टी की वैल्यू मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैन की तो अपनी कैपेसिटी है, अब ये थीटा को आप मैक्सिमाइज कर लो, कॉस थीटा को। वो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यस और नो। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। कब होती है, जब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। थीटा 0, इसका मतलब मैन इज टू स्विम साउथ टू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ कह सकते हैं आप इस बात को। क्लियर है? एंगल 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर टू द बैंक, यानी कि ड्यू नॉर्थ तैरना स्टार्ट करें तो शॉर्टेस्ट टाइम में पार कर लेगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द अरेंजमेंट शॉन इन द फिगर, पुली सिस्टम दिखाया गया आपको, 2 पुली हैं, फिक्स पुली हैं और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स हैं जिनको कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड यू, दोनों को यू से पुल किया जा रहा है। तो मास ऑफ एम जो है वो अपर डायरेक्शन में कितनी स्पीड से मूव करेगा। तो आप यहाँ पर यदि गौर करें, देखिए इसको कैसे करते हैं अपन, कांस्टेंट मोशन। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल आप अज्यूम कीजिए, इसमें कुछ साइड्स चेंज होगी और एक साइड फिक्स रहती है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसमें आपकी ये स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है यू से, है ना, ये भी ले सकते हैं आप इधर वाला भी, ओके। और ये एंगल आपका है थीटा क्वेश्चन में। अब ये एम मास सपोज वी से ऊपर अपर डायरेक्शन में वी स्पीड से मूव कर रहा है, जो कि हमको यहाँ फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ये साइड को अपन कुछ मान लेते हैं कि मान लीजिए ये वाई है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम ये एक्स है और ये एल है, आपका एल फिक्स रहेगा बेसिकली। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब आप पी एन क्यू को पुल करते हैं तो एक्स और वाई टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होंगे, एक्स कम होगा, वाई भी कम होगा। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट कर लें। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये होगा चेन रूल से, लेफ्ट हैंड साइड का 2x dx by dt।
वाई स्क्वायर का 2y dy/dt, और कांस्टेंट ये जो है l, ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी नहीं डिस्टेंस, तो इसको हम 0 कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये कैंसिल कर दीजिए। ये रिलेशन मेरे पास आ रहा है x dx/dt, टाइम के साथ x किस रेट से चेंज हो रहा है, u से, तो ये u है। और ये y टाइम के साथ जिस रेट से चेंज हो रहा है वो फाइंड करना है, उसको हमने v कह दिया है। ठीक है, तो v मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, x/y u। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, u y/x। इस ट्रायंगल में देखें cos थीटा, बेस और हाइपोटेनियस, क्या cos थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, u/cos थीटा। इसका मतलब ये मास अपवर्ड डायरेक्शन में कितने से जाएगा, u cos थीटा से जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पर बी। क्लियर है क्या वाली बात, हाँ या ना, समझ में आ गया सभी को? चलिए, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट हो गए क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर्स थे। अब ऑब्जेक्टिव सेकंड ले रहे हैं जिसमें कि मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंसिडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक में मिनट हैंड को ऑब्जर्व कीजिए इन 1 आवर। 1 आवर के अंदर बात करनी है। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, द डिस्टेंस कवर्ड जीरो होगी, एवरेज स्पीड जीरो होगी, एवरेज वेलोसिटी आपकी जीरो होगी। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये ऑप्शन पे बात करें तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो गया 1 आवर में? यस, अनडाउटली ए वाला तो आपका सही हो गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो गया। यस और नो, ये ऑप्शन तो ठीक है। अब आगे चलें, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगी, कोई अगर कोई मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, ये तो नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी तो अनडाउटली एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होगी। एवरेज वेलोसिटी पे बात कर लेते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट द टोटल टाइम टेकन। जब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है तो कितना भी टाइम हो उसका डिवाइड करोगे, क्या आने वाला है, जीरो। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो करेक्ट चॉइस क्या होगी इसकी, ए एंड डी, ये दो आंसर्स होंगे इसके, मल्टीपल चॉइस है ना। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। एक पार्टिकल है, मूव करता है एक्स एक्सिस के अलोंग, x इक्वल टू यू टी माइनस 2 सेकेंड प्लस ए टी माइनस 2 सेकेंड का स्क्वायर। चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। क्या इनिशियल वेलोसिटी तो पार्टिकल u है इसकी, चेक करें इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरे को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, जब पता लगेगा ऐसे क्या पता लगेगा, है ना। ए वाला ऑप्शन ले रहे हैं, तो मैंने dx/dt वेलोसिटी के लिए किया है इसको। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो u t के रेस्पेक्ट में कर रहे हूं, ये सब आने वाला है सर। ऐसे सब डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो ये मेरा आया u प्लस वॉइस ऑफ ए टी माइनस 2। अब ये कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी टी इक्वल टू जीरो। यदि मैं यहाँ टी इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो इनिशियल स्पीड जो है यू नॉट कह दूं मैं थोड़ी देर के लिए, वो क्या आने वाली है, u यहाँ जीरो किया तो -4 है इनिशियल वेलोसिटी, u तो नहीं है तो गलत हो गया, है ना। बी पे आओ, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए, बी वाला चेक करते हैं। उसके लिए मैंने ये जो वेलोसिटी निकाली है इसको v कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं डी बाई डी टी करूँ ए फाइंड करने के लिए,
कैपिटल ए कह देते हैं क्योंकि ए इन्होंने कुछ और दे रखा है यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, तो ये कांस्टेंट है 0 हो गया, 2a 1 माइनस 0, एक्सेलरेशन आ गया मेरा ट्वाइस ऑफ ए, आया ना। तो क्या एक्सेलरेशन है? नहीं, लेकिन 2 है। बस समझ में आ गई? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी करेक्ट है। डी को भी देख लेते हैं। एट टी 2 सेकंड पर पार्टिकल ओरिजिन पे है क्या? तो ये पोजीशन का तो ये इक्वेशन है मेरा है। इसमें डी ऑप्शन में चेक करने जा रहा हूं, इसकी पोजीशन जैसे ही मैं टी की जगह पर 2 रखता हूं, आप चेक करें, ये आएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो अल्टीमेटली 0 आ गया। तो बिल्कुल ठीक बात है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल ओरिजिन पर है। इसका मतलब मेरे आंसर्स क्या होंगे यहाँ पर? आंसर क्या होगा यहाँ पर? कौन कौन से? सी एंड डी आर करेक्ट। क्लियर है क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कंसेप्चुअल बुक का नाम ही है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द गिवन टाइम इंटरवल नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। फिर बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव द सिचुएशन मॉडुलस ऑफ डी वी बाई डी टी नॉट जीरो, लेकिन डी बाई डी एक्स मॉडुलस ऑफ वी जीरो। सी है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। एक एक स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। इन ए टाइम इंटरवल एवरेज पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी जीरो है किसी टाइम इंटरवल में, तो ये पॉसिबल है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर जीरो हो। डी कहता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज जीरो किसी टाइम इंटरवल में, तो इट इज पॉसिबल कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर जीरो। ठीक है, इनफिनाइट एक्सेलरेशन नहीं लेना है आपको। तो अब एक एक ऑप्शन पर अपन अच्छे से डिस्कशन करते हैं, एक एक में इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा, एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इंटरवल नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से कभी भी कम नहीं होगी। क्या होती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम तो ठीक है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करो। आपको अच्छे से पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एनी पाथ ऑलवेज ग्रेटर होती है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, लेस नहीं होगी, नेवर बी लेस देन द मैग्नीट्यूड। तो जब ये डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, तो कैसे कहेंगे हम क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड कैन नेवर बी लेस। एवरेज स्पीड भाई, जब डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगी तो एवरेज स्पीड भी कभी भी कम नहीं होगी एवरेज वेलोसिटी से। क्लियर है ये वाली बात, है ना? तो हमारा सेंटेंस यही तो है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन ए गिवन टाइम नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द। तो करेक्ट है इसका मतलब, यस और नो, है ना? सेकंड पे आओ। सेकंड क्या कह रहा है? इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन in which modulus of dv by dt is not equal to 0 but d by dx of the modulus of v is 0। modulus of v मतलब स्पीड हो गया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। भाई
ये कह रहे हैं इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन, क्या किसी भी सिचुएशन में ये पॉसिबल है, ये पूछा जा रहा है। तो एक सिचुएशन ले ली हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। आपको पता है सर्कुलर मोशन में एक सेंटीमीटर एस्लेशन जरूरत पड़ेगी और उस एस्लेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है, हाँ या ना? हमेशा सेंटर की तरफ होती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है ऐसे, लाइक दिस, है ना? हाँ। तो एस्लेशन चेंज होता है पार्टिकल का, ध्यान देने वाली बात है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है? तो dv बाई dt का मॉडुलस यानी एस्लेशन का मैग्नीट्यूड की बात कर लें अपन, वो तो यस नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है वो कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन से चेंज होती है, कांस्टेंट होती है, परफेक्टली कांस्टेंट होती है। तो स्पीड परफेक्टली कांस्टेंट होती है हमारी, तो जो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे v का, यानी कि डी बाई डी एक्स मॉडुलस वी का, तो वो कितना आने वाला है? 0। तो यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, यस और नो? सी पे चलते हैं। सी क्या कहता है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 इन टाइम इंटरवल। किसी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0 इन द इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी 0 का मीन क्या हो गया भाई? नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, हाँ या ना? क्लियर है? ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल रिटर्न हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। चल तो रहा है पार्टिकल, पार्टिकल चल रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? जब रिटर्न बैक होगा। तो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है क्लोज पाथ में, जैसे कि सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड से, मान लो, तो रिटर्न होता है वो, रिटर्न टू स्टार्टिंग पोजीशन विदाउट। लेकिन क्या वो रुकता है बीच के अंदर? नहीं। तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या 0 होगी? नहीं, नेवर 0। यस और एनी पॉइंट। इट इज पॉसिबल, तो वेदर इट इज पॉसिबल ये पूछा है, तो यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, फाइन। डी पर आ जाइए। The average velocity of a particle moving in a straight line is 0. The average velocity पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन में 0 है किसी टाइम इंटरवल में। इट इज पॉसिबल टू हैव, यानी आपको पता करना है कि होगा नहीं होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर 0 इस इंटरवल के अंदर, जबकि एवरेज वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में 0 हो किसी टाइम इंटरवल में। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर 0 बोल रहे हैं। अगर आपने ये कह दिया पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि पार्टिकल रिटर्न बैक होता है, यस और नो? रिटर्न बैक हुआ है तो जो टर्निंग पॉइंट होगा, भाई टर्न हो रहा है तो स्लो डाउन होगा पहले, तो फिर एक मोमेंटरली स्टॉपेज आएगा और वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, डिस्टेंस वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी? इसलिए हम इस डी को करेक्ट नहीं बोलेंगे, ये गलत हो गई बात। आपके ए बी सी करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है सबको? ऑब्जेक्टिव सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। एन ऑब्जेक्ट में हैव वेराइंग स्पीड विदाउट हैविंग वेराइंग वेलोसिटी। स्पीड तो चेंज हो सकती है लेकिन वेलोसिटी नहीं होगी, ए स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है, हम नहीं कह रहे अभी, चेक करेंगे। बी वेराइंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेराइंग स्पीड, उल्टा। नॉन जीरो एक्सीलरेशन विदाउट हैविंग वेराइंग वेलोसिटी, नॉन जीरो एक्सीलरेशन विदाउट हैविंग वेराइंग स्पीड। तो चारों को देखते हैं, एक एक पर विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ में। ए तो भाई है गलत, वेराइंग स्पीड विदाउट हैविंग वेराइंग वेलोसिटी नहीं होगा। वेलोसिटी में स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों आता है, एक चीज भी वेरी कर गई तो वेलोसिटी वेरी कर गई, यस और नो? क्लियर? इसलिए ये फॉल्स हो गया। बी पर आ जाओ। बी सही है, वेराइंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेराइंग स्पीड। यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लो, है कि नहीं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लो, स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है, चेंज होती रहती है तो डायरेक्शन।
अच्छा, इवन स्पीड कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो इट इज ट्रू। सी पर आते हैं पर सी गलत है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर द टाइम, ये होता है वो। तो इफ एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो तो वेलोसिटी को तो चेंज होना ही पड़ेगा, ये कह रहे हैं, है ना। नॉन जीरो एक्सेलरेशन हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, बात समझ में आ रही है। डी आपका सही है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। क्यों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का दोबारा एग्जांपल ले लो, कंटिन्यूस एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन बना रहता है, ठीक है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरी नहीं करती है विदाउट हैविंग वेराइंग स्पीड, ठीक है ना। सी क्यों गलत था, समझ में आ गया ना। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेराइंग वेलोसिटी, वेलोसिटी को तो चेंज होना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही है, बी एंड डी करेक्ट है आपका, ठीक है। और कौन सा गलत है, ए एंड सी फॉल्स है। फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकल गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इस बार आपको कांस्टेंट होना है केवल स्ट्रेट लाइन पर, जैसे पिछली बार हमने सर्कुलर मोशन के एग्जांपल ले लिए थे, वो नहीं चलेगा इस बार, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो एक एक को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट साइन है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक प्लस एक्स में जा रहा है दूसरा माइनस में, तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा, ऑफ कोर्स होगा, सही बात है। ये तो ब्रेकिंग हो गया ना, बात समझ में आ रही है कैसे। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पीछे की तरफ आपको कोई पुल कर रहा है, अनडाउटली स्लो डाउन होगा, इसलिए ट्रू है ये तो फिर आ जाते हैं बी पर, इफ द पोजीशन and the velocity of opposite sign, the particle moving towards the origin, position and velocity opposite sign पे हो तो पार्टिकल आपका ओरिजिन की तरफ जाएगा। बात कर रहे हैं पोजीशन एंड वेलोसिटी, ट्रू है। वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसिडर करिए, ठीक है। पोजीशन मान लो पॉजिटिव है थोड़ी देर के लिए, अपोजिट वेलोसिटी मींस नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका मूवमेंट होगा लेफ्टवर्ड टुवर्ड्स द ओरिजिन, होगा कि नहीं होगा। पोजीशन है पॉजिटिव, एफ ग्रेटर देन 0, ये ओरिजिन, ये कोई पोजीशन है आपका। अपोजिट वेलोसिटी मींस नेगेटिव वेलोसिटी, v लेसर देन 0, ये अपोजिट वेलोसिटी होगी। तो क्या ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है, यस करेक्ट है, इसलिए करेक्ट है ना। दूसरा ले लो एग्जांपल, x लेसर देन 0, मान लो ये ओरिजिन है आपका, पोजीशन ये है। अब आपसे कहा जा रहा है अपोजिट साइन है दोनों का, v ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो क्या ओरिजिन की तरफ जा रहा है, यस ओरिजिन की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट चॉइस। सी पर चलिए, इफ द वेलोसिटी इज 0 एट एन इंस्टेंट, किस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 है, तो आपसे कहा जा रहा है द एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी 0 एट दैट इंस्टेंट, ये गलत है। कभी वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन 0 हो, ये जरूरी नहीं है आपको, ठीक है। मैं सर्कुलर मोशन का एग्जांपल नहीं ले सकता स्ट्रेट लाइन का, आप एक बॉल को थ्रो करो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी मोमेंटरली 0 हो जाती है, यस पार्टिकल मोमेंटरली रेस्ट में होता है उस वहां पर, जानते हैं आप।
लेकिन हाईएस्ट उस पॉइंट के ऊपर पीक पर एक्सेलरेशन फिर भी होता है 9.8 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सी गलत हो गया आपका। डी पर आ जाइए। इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा किसी भी एक इंस्टेंट पर उस टाइम इंटरवल के दौरान? यस, पॉसिबल है। इफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, देखो वेलोसिटी इज जीरो किसी में, तो इसका मतलब तो रेस्ट में है पार्टिकल, ये मतलब हो गया ना इसका सीधा सा। और क्या है, पार्टिकल रेस्ट में है ये तो एंटायरली। तो उस एंटायर में कहीं भी हम बात करें तो डेरिवेटिव करेंगे हम उस कांस्टेंट वेलोसिटी का, तो जीरो ही हो गया वो तो। यस और नो, क्लियर है ये वाली बात? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी के अलावा सारे ए बी एंड डी करेक्ट है। क्लियर? 6 क्वेश्चन पे आइए। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एट इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फिर आपको एक्सेलरेशन के बारे में 3 तो ये है आपका, और चौथा ये है स्पीड। इफ द स्पीड इज जीरो फ्रॉम टी टू 0 to 10, एक्सेलरेशन जीरो इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो चलो एक एक स्टेटमेंट पे विचार कर लेते हैं। पहला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो, तो एक्सेलरेशन एट इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो। ये तो कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉल को रेस्ट से आप रिलीज करते हैं, है ना, सोचिए बॉल को आप रिलीज करते हैं रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी तो अनडाउटली जीरो होती है, लेकिन इनिशियली फिर भी उस समय पे एक्सेलरेशन होता है नहीं होता है? 9.8 रिलीज करते समय करके देख लो ग्रेविटी के कारण, तो इसलिए गलत हो गया। बी स्टेटमेंट पे आइए। एक्सेलरेशन टी इक्वल टू जीरो पर मे बी जीरो, ये पूछ रहा मे बी जीरो। यस, इट इज पॉसिबल। स्टेशनरी पार्टिकल है, कोई स्टेशनरी पार्टिकल है, स्टेशनरी पार्टिकल है तो टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, और कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, टेबल पे रखा हुआ है आपका, तो इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जीरो हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल। यस और नो, है ना? नेक्स्ट पर आइए, सी वाले पर। इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो, 0 से 10 सेकेंड के दौरान, तो स्पीड इज ऑल्सो जीरो इस इंटरवल में, ये बोला है। यस, इफ ए जीरो कंटिन्यूसली 0 से 10 तक, तो वेलोसिटी तो रिमेन कंप्लीटली कांस्टेंट, हाँ या ना? होगी कि नहीं होगी बोलो? ए जीरो है तो डीवी बाई डी टी जीरो हो गया, डीवी बाई डी टी जीरो हो गया तो वी कांस्टेंट हो गया, हाँ या ना? तो आपसे यही तो कहा था, इफ इनिशियल वेलोसिटी अगर टी इक्वल टू जीरो है बोला गया है, तो वेलोसिटी या वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड स्पीड वो भी तो जीरो ही रहेगा एंटायरली टाइम इंटरवल के दौरान। यस, इट इज करेक्ट। चलिए डी पर आ जाते हैं। इफ द स्पीड इज जीरो फ्रॉम टी इक्वल टू 0 to 10 सेकेंड, स्पीड पर ध्यान देंगे आप, तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑल्सो जीरो होगा उस टाइम इंटरवल के दौरान। यस भाई, वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों आती है, एक फैक्टर जीरो हो गया, स्पीड जीरो हो गई, तो अनडाउटली उस टाइम इंटरवल के दौरान आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट और जीरो हो गई। जीरो हो गई तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा एवरी मोमेंट पर। इसलिए आपके आंसर ए के अलावा बी, सी और डी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू स्पीड। यस, ऐसा होता है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल स्पीड के इक्वल होती है। क्यों होती है इस पर विचार कर लें यदि अपन, कि वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं डी आर बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक छोटे से टाइम इंटरवल के दौरान अगर अपन डिस्कस करें तो इस डी आर का जो मैग्नीट्यूड है, डी आर का मैग्नीट्यूड है वो तो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होगा। यस और नो?
और dt तो आपका वेक्टर होता नहीं, स्केलर है ना, तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो अनडाउटली दोनों आपस में बराबर होंगे। ये करेक्ट है और यही इसका आंसर भी है। बाकी गलत क्यों हैं उन पर भी विचार करना होगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बी फॉल्स है। क्यों वो फॉल्स है देखें। बी कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड के बराबर होता है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। और आपको पता है डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर हो सकता है इक्वल हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। तो एवरेज स्पीड जो है हमारी, ध्यान देना, वो हमेशा इक्वल नहीं होगी, ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की। बात समझ में आ रही है, इसलिए फॉल्स है। सी क्यों गलत है। इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन, कोई सिचुएशन आप सोच सकते हैं, in which the speed of a particle is always zero but average speed is not zero। ये कैसे पॉसिबल है। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलवेज जीरो, तो पार्टिकल में वैन रेस्ट में होगा वो तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी जीरो होगी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड जीरो हो गई तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, तो जीरो ही होगी ना, नॉन जीरो कैसे होगी। बात समझ में आ रही है। अब डी वाला क्यों गलत है। इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन, आप कोई भी सिचुएशन ले लें, इन विच द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल नेवर जीरो, लेकिन एवरेज स्पीड इन इंटरवल जीरो होगी। बड़ी अजीब बात है। इफ द स्पीड नेवर जीरो नहीं है तो पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है इसका मतलब, और मूव कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड एनी फिनाइट इंटरवल में वो जीरो से तो ज्यादा ही होगा। तो इट इज इम्पॉसिबल कि एवरेज स्पीड आपकी जीरो हो जाए, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम, टाइम भी है और टोटल डिस्टेंस भी है, तो जीरो कैसे होगी, है ना, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा आंसर केवल ए है। क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। एक ग्राफ दे रखा है आपको, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट है और 4 ऑप्शंस आपको चेक करने हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन आपके पास है द पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो एक एक पर बात कर लेते हैं। पहला है द पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अनडाउटली कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वो आपको एक्सेलरेशन देता है, और ये आपकी बिल्कुल कांस्टेंट है, विच एवर दिस एंगल दैट इज रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ये ग्राफ का सिंगल स्ट्रेट लाइन है ना, इसलिए तो एंटायर मोशन में एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, करेक्ट है। तो हम बी पर आ जाते हैं। द पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड, ये बात गलत है। आप देख रहे हैं वेलोसिटी 10 सेकंड पे जीरो हो रही है, 10 पे जीरो हो रही है, पहले ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन था, पहले ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ जीरो हो रही है वेलोसिटी, इसका मतलब टर्न हुआ है ना। t इक्वल टू 10 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाद में 10 सेकेंड में वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर उसके बाद में नेगेटिव हो रही है, तो ये टर्न हो गया, रिवर्स हो गया डायरेक्शन में, इसलिए गलत है ये करेक्ट है अभी तक। सी पर आइए। पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब किस दौरान, ये तो चलता हुआ ही चला जा रहा है, अगर केवल 20 तक बोलते तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एरिया इक्वल हो जाएंगे यहाँ तक। पार्टिकल तो मोशन जारी है, यहाँ पर पार्टिकल सपोज यहाँ गया ऐसे रिवर्स, और ये चलता हुआ चला जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, यहीं तक होता। जैसे मान लो ये 10 सेकेंड, दिस इज 10 सेकेंड, तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन ये पार्टिकल चलता हुआ जा रहा है। अगर इस पे दिखाएं हम तो ये पर्टिकुलर t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू 10 सेकेंड है ना, वो चल रही है। ये आपका t इक्वल टू 20 सेकेंड, फिर ये बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे 30 भी है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो थोड़ी हुआ। समझ में आ गई बात। तो ये फॉल्स है आपका। एरिया 0 से 10 वो ठीक है कि 10 से 20 तक बिल्कुल बराबर है, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। लेकिन पार्टिकल
थ्रू आउट एंटायर मोशन में जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उसका। क्लियर है नहीं वाली बात? एग्री? डी पर आइए। The average speed in the time interval 0 to 10 seconds same as the average speed in the time 10 to 20। ये करेक्ट बात है। क्यों करेक्ट बात है? कि एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक बात है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? एब्सोल्यूट एरिया। एब्सोल्यूट मतलब मैग्नीट्यूड लेना अपने को, प्लस माइनस का नहीं ध्यान रखना, वीटी कर्व का। और आप यदि 0 से 10 सेकंड के बीच में एब्सोल्यूट एरिया लेते हैं तो वो 10 से 20 के बराबर ही आना है। ये सुनो, चेक कर लो क्या दिक्कत है। चाहे मैं ये लूं A1 या ये A2 लूं, ये दोनों बराबर आने हैं, A1 और A2। एब्सोल्यूट एरिया लेना है, साइन का ध्यान नहीं रखना। 1 ओवर बेस 10, हाइट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10, तो दोनों का ये 50 मीटर चल रहा है। कहने का मतलब ये हो गया, तो दोनों इक्वल है। डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 10, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल 10, तो ये तो इक्वली होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? डिस्टेंस कवर्ड इक्वल हो गई 0 से 20 सेकंड तक, तो अनडाउटली हमारी एवरेज स्पीड भी इक्वल हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? और वो कितनी होगी? कितनी होगी भाई? 50 डिवाइडेड बाई 50 तो डिस्टेंस हो गई, बाई 10, 0 से 10 या 10 से 20, 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों केस में 5 मीटर पर सेकेंड होगी एवरेज स्पीड। इसलिए हमारे आंसर केवल ए एंड डी है। फाइन, समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने है, ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें बताया है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लाइक दिस। फिर ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक एक को अपन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है पार्टिकल कम्स टू रेस्ट 6 टाइम्स। बात ठीक है क्या भाई? रेस्ट के लिए वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व। किसी जगह पर आपको ऐसा 0 नजर आ जाए तो हो जाएगा यस है। जितने भी मैक्सिमा या मिनिमम बन रहे हैं, यस और नो। देखो ये यहाँ स्लोप क्या 0 है कि नहीं? स्लोप 0 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, तो बिल्कुल ठीक बात है, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है। तो 6 टाइम्स पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। 3 क्रस्ट एंड 3 ट्रफ्स हैं, आप देख सकते हैं। 3 तो मिनिमा है, 3 मैक्सिमा है, तो ए तो करेक्ट है आपका, है ना? क्लियर है ना बात? तो बी पे आ जाओ। मैक्सिमम स्पीड इज एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड, ये पूछा है आपसे, ये फॉल्स है। स्पीड कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप स्टिफनेस dx by dt, जानते हैं आप, है ना? तो ग्राफ सबसे ज्यादा क्या स्टीपेस्ट है क्या? 6 सेकेंड पर, यहाँ पर सबसे ज्यादा नहीं यार, इससे भी ज्यादा स्टेपनेस आपको नजर आ जाएंगी जहां भी टर्निंग पॉइंट है, इससे भी ज्यादा। देखो जैसे ये वाला है, ये ज्यादा स्टेप है, ये वाली लाइन है कि नहीं? ऐसे तो ये बात गलत है, जहां स्टिफनेस ज्यादा होगी। मैक्सिमम स्टिफनेस यानी मैक्सिमम स्पीड टिपिकली नियर बिगनिंग और ड्यूरिंग द ट्रांजिशन जो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ स्टिफनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ये देखो ये स्टिफनेस ज़्यादा है आपकी। आपको स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो आप कहीं भी ले सकते हो आप, ये बहुत ज़्यादा है इससे भी। क्लियर है ना? ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे स्टिफनेस, तो आपको क्लियर हो गया आई थिंक, है ना? राइट, सी पे आ जाइए। वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव फॉर 0 to
6 सेकंड क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है? अब ये भी बात गलत है। स्लोप क्या हमेशा पॉजिटिव है? क्या कहाँ पॉजिटिव है? ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ तो नेगेटिव है। ये नेगेटिव है आपका स्लोप, ये नेगेटिव है, ये तो गलत है ना। समझ में आ रही है? हाँ, ग्राफ अल्टरनेटली ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता जा रहा है, हो रहा है ना। ये पॉजिटिव है आपका, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये होता हुआ चला जा रहा है ना। मल्टीपल टाइम हो रहा है, तो आपका रिमेन पॉजिटिव जैसी सिचुएशन नहीं है। क्लियर है? अब डी देख लेते हैं, यू क्यों गलत है। द एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टोटल पीरियड शॉन इज नेगेटिव। देखिए, वर्डिंग्स क्वेश्चन में हमेशा इंपॉर्टेंस रखती है। ये कह रहा है टोटल पीरियड शॉन, टोटल केवल 6 बता रखा है आपको, है ना, तो केवल यहीं पर 6 सेकंड पे बात हो रही है। फाइनल पोजीशन एंड ऑफ द 6 सेकंड पे बात करें आप, तो देखिए ये इनिशियल पोजीशन को मैंने मेंशन किया, ये इनिशियल है आपका एक्स आई कह दूं मैं यहाँ पर, इक्वल टू 0 पे। और 6 पर यदि मैं बात करता हूँ तो आप ये देखते हैं ये इसकी एक्सपोजिशन थोड़ा ऊपर चली गई है फाइनल, ये सुनो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल होता है डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो पॉजिटिव हो गई है, नेगेटिव नहीं है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव है मेरा, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर? इसलिए ये गलत है, तो केवल ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। क्लियर है बात? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज सीन फ्रॉम द टू फ्रेम्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 S2, उनसे उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो दिखाई देती ऑब्जर्व होती है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बराबर है दो अलग अलग एक्सेलरेटेड फ्रेम्स से, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल सीन फ्रॉम द टू फ्रेम, S1 S2 के बारे में उसे बताया नहीं है। अब ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। द फ्रेम मस्ट बी द रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्या होगा? फ्रेम moving with respect to each other, neither should be accelerated respect to each other. S2 and S1 may be either 0 or 8 meter, या S2 और S1 with respect to S1 may be anything between 0 and 8 meter। तो ये बताना है अपने को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले करेंगे कैसे, जब ये तो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड हो गया है ना। तो यदि किसी फ्रेम से हम किसी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल देखेंगे, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन देखेंगे, तो ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाली बात हो गई, है ना। वेक्टर सब्ट्रैक्शन को डील करना है मेरे को, a माइनस बी, राइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल p रिलेटिव टू फ्रेम S1 में बात करूं तो मेरे को ऐसा डिनोट करना पड़ेगा, S1 के रेस्पेक्ट में p S1, S1 के रेस्पेक्ट में p का AP माइनस a S1। क्लियर है बात? ओके। अब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p रिलेटेड टू S2 में रिप्रेजेंट करूं तो S1 की जगह S2 लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 यदि मैं फाइंड करता हूं तो उसका मतलब तो ये हुआ AS2 माइनस AS1, है ना, क्योंकि मेरे को यही बताना है एक ऑप्शन में कि S2 का S, है ना, S1 के रेस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, देखिए AP माइनस AS1 माइनस AP माइनस AS2, क्योंकि जैसे ब्रैकेट आप ओपन करेंगे P का एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा और ये AS2 माइनस AS1 बन जाएगा। ये सुन होगा ऐसा, राइट। और ये क्या थे? AP माइनस AS1 P का S1 के रेस्पेक्ट में, और P S2 से जब देखा गया था वो एक्सेलरेशन है। क्लियर है क्या वाली बात, है ना। तो क्या मैं ये कह दूं एक्सेलरेशन of S2 with respect to S1 is the vector difference between the two observed acceleration? Yes or no? दो ऑब्जर्वेशन लिए गए थे S1 S2 से, उनके डिफरेंस के बराबर होगा।
क्लियर बात है, यही हमने यहाँ पर प्रूव किया, ये वाली बात, ठीक बात है ना। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करना चाहूँगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ S2 रिलेटिव टू द फ्रेम S1, तो मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, ऐसे देते हैं वेक्टर a माइनस बी का, यस और नो, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू S1, मैग्नीट्यूड ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x2, वो इक्वल बताया गया है क्वेश्चन में, यानी कितना बताया गया, 4। तो जब मैं लूँ S2 विथ रेस्पेक्ट टू S1, अगर a और b वेक्टर्स इक्वल हों मेरे, a और b दोनों को थोड़ी देर के लिए मैं a मान लूँ, ठीक है, इसमें पुट करके देखो, वीडियो को पॉज करके देखो। ए स्क्वायर ऐसा बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर आपका, है ना। ए स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, तो फिर ये जो आर है यानी रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको आप साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो इसको। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या ही आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो अब थीटा अब 0 से 180 डिग्री कुछ भी वेरी कर सकता है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S1 रिलेटिव टू द S2 वेरी करेगा, S2 का S1 के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा, और वो होगा 0 है तो 2a साइन 0 डिग्री बाई 2, तो ये तो साइन 0 ही बना तो 0 हो गया, ठीक बात है। और जब ये 180 होगा तो 90 बन जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो 2a कितना था 4, तो कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू x1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात, एग्री एवरीवन, समझ में आ गया सभी को। तो चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और सेकंड हमने देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय, डिटेल एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट एंड वॉल्व को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।